एक नया दिन और एक नया प्रोग्राम लेकर मैं सईद इरफान नबी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम बैनुल अक़वामी, कौमी और रियासती सतह पर मुबाहिसे करते ही रहते हैं। आज भी हमने एक मुबाहिसे का एहतमाम किया है। आज हमारा मौजू बहस है सहाफ़त, मुमकिनात और मुश्किलात। इस मौजू पे बहस करने के लिए हमारे साथ आज हरदिल अजीज़ सैयद शाहिद बुखारी साहब जुड़े हुए हैं। आप KTV के मालिक हैं, KTV के ऑनर हैं। हमारे साथ गाजी सहल साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सईद मोहसिन अतीक साहब डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ राइजिंग कश्मीर के सहाफ़ी इरफान अहमद साहब जुड़े हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं सैयद शाहिद मसूद बुखारी साहब के पास जाना चाहता हूँ। शाहिद साहब, इस वक्त सहाफ़त में कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं? देखिए इरफान भाई, जब हम मुश्किलात की बात करते हैं तो जिंदगी की इब्तिदा ही मुश्किलात से होती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा ये कह सकते हैं ज़ीहस इंसान नहीं हो सकता जो ये कहे कि मैं खुद ही चला, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने किसी से सीखा नहीं। गो मुश्किलात से जिस जिंदगी का आगाज होता है उसका मंतकी अंजाम जो होता है वो काफी खुशगवार होता है। तो जबान के हवाले से जब हम बात करते हैं और खासकर उर्दू की बात करते हैं और उर्दू सहाफत की बात करते हैं, एक बड़ी बदकिस्मती है कि आज के दौर में जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जिसकी कौमी जबान उर्दू हुआ करती थी, जिस उर्दू ने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यहां पे देखे, आज हम उससे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि हमने अपनी मादरी जबानों से भी नफरत करना सीख ली है। और मुश्किलात हमारे घरों से शुरू हुई, अजाले भी हम ही करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ जो इसको जवासाल सहाफी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आने वाला एरा इनका है, कल इनका है, और ये बेहतर ढंग से अपने घरों के अंदर से इसे निकाल करके मुआशरे में खूबसूरत जबान के तौर पे मुतारिफ करवा सकते हैं। जी बेहतरीन बेहतरीन। हमारे साथ गाजी सहल खान साहब जुड़े हुए हैं। गाजी साहब, सहाफ़ी को अवाम का वकील माना जाता है, क्या आजकल ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे जो आज के वर्किंग सहाफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका इरफान साहब, आपने हमें आज एक बार फिर मौका दिया अपनी बात रखने का। चूंकि बिल्कुल आपने बजा फरमाया, सहाफ़ी अवाम का वकील होता है। सहाफ़ी वही होता है, सहाफ़ी अवाम की मुश्किलात मसाइब को अरबाब हल व अक़द पर जो लोग बैठे होते हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे होते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, जो अवाम की आवाज बन के वहां तक जाते हैं, उनके मसाइल वहां तक ले जाते हैं, फिर उनका अजाला होता है, उनका सद्बाब होता है। तो मजमूई तौर पे जब हम देखते हैं, जब हम कश्मीर की सहाफत की बात करते हैं, तो इसमें अभी शाहिद साहब ने भी फरमाया कि बहुत सारे मुश्किलात हैं और उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। सहाफियों को कुछ मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो हकीकी तौर पे वो जो तकाजा करता है सहाफत यहाँ का, वो उस पे नहीं उतर सकते, उस पे खरा नहीं उतर सकते, जो कि कुछ मसाइल हैं, कुछ अपने मसाइल हैं, कुछ और दीगर मसाइल हैं, वो आप सब जानते हैं। तो कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के सहाफियों ने भी काफी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और इन मसाइल और मुश्किलात के बावजूद भी आवाम के वकील बने हुए हैं। और जितने भी आवाम के मसाइल मुश्किलात हैं, जो भी आवाम की उमंगे आरज़ू हैं, उनको अरबाब हाल व अक़द जो लोग बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, उन तक पहुंचाते हैं, सरकारों तक पहुंचाते हैं। तो तब जाके हम देखते हैं किसी हद तक जो यहाँ के मसाइल है उसकी सुनवाई होती है। तो जो इसके और इसका और एक पहलू भी है जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ कि ये किस हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए। तो वो देखिए, 100% कोई कामयाब नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि मैंने 100% अपने काम का हक अदा किया, अपना जो मकसद था उसका हक अदा कर सकता। जो सहाफत के तकाजे हैं, जो असल तकाजे हैं सहाफत के, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन इन मसाइब और मुश्किलात के बावजूद भी, अभी शाहिद साहब ने कहा, यहाँ पे तहजीबी यलगार है, यहाँ पे जबानों पे डाके डाले जा रहे हैं, यहाँ की सरकारी जबानें छीन ली जा रही हैं, यहाँ की जो तहजीब है, तमद्दुन है, सकाफत है, जबान है, वो सब कुछ छीना जा रहा है। तो उसके बावजूद भी अगर यहाँ का सहाफी आवाम की आवाज बन के वक्त के हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं, तो मैं उनको सलाम सलूट पेश करता हूँ। तो इसमें कमी खामियां भी रहती हैं, तो वो तो चलता ही रहता है। तो फिलहाल किसी हद तक हम कहेंगे कि नहीं, ये भी अपना हक अदा कर। इरफान साहब, हमारे साथ इरफान साहब जुड़े हुए राइजिंग कश्मीर के सहाफी। इरफान साहब,
क्या जो प्रिंट मीडिया है वो इस वक्त जो अपनी शिनाख्त है मुझे लग रहा है वो खो रहा है, आपको क्या लग रहा है? आपसे इस बारे में कमेंट लेना चाहता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे प्रोग्राम में मौजूद किया है। तो पहले जो बड़ा एक हमारे सामने का रीजन कि प्रिंट मीडिया जो कि अभी जो नई मीडिया टेक्निक्स हैं जो उनको उन पे खड़े उतरने के, जैसे इंग्लिश मीडियम में हमारे उसमें बहुत सारी डिजिटल वेबसाइट्स अभी होने को, अगर हमारे आप न्यूज़पेपर श्रीनगर की बात करेंगे जो हमारे मेन लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनके अभी तक ये डिजिटल पोर्टल्स अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो लोग हैं लोग ज्यादातर जो बाकी मीडियम्स की तरफ जाते हैं और लोग ज्यादातर जो आप मुझे एक मिसाल दीजिए कि श्रीनगर में आपका कौन सा या ऐसा न्यूज पेपर है या न्यूज जिसकी अपनी यूट्यूब चैनल हो जो डिजिटली काम कर लेता है, मतलब उर्दू सहाफत के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप होंगे उनके पास यूट्यूब चैनल या बाकी चैनल्स, मगर वो वैसे काम जैसे जैसे ये जुबान हमसे 138 सालों का उर्दू का सफर है जो कश्मीर के साथ इस जुबान का, और ये जुबान के साथ एक नाइंसाफी होगी कि अभी तक हमारे जो कश्मीर में इसका जो बोलबाला होना चाहिए था वो अभी तक नहीं है। बाकी इंग्लिश आप इंग्लिश मीडियम जो न्यूज़पेपर्स है वो थोड़ा सा उसमें ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो भी इस हवाले से बहुत पीछे है अभी। जी 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 इरफान साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। हमारे साथ एक खास मेहमान है मोहसिन अतीक साहब। मोहसिन अतीक साहब, बहैसियत एक व्यूअर, बहैसियत एक रीडर, एक कारी के, आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो सहाफत है वो अपना मुकाम खो रही है या क्या लग रहा है आपको, क्या खामियां नजर आ रही है आपको इस वक्त सहाफत? हाँ इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में जो हमारे बहुत नामवर साहिबान हैं उनके साथ बात करने का हमें मौका भी मिला, जिनमें गाजी सोहेल साहब है, शाहिद बुखारी साहब है या इरफान साहब है हमारे। तो ये मेरे लिए फख्र की बात है कि इनसे मैं डिबेट कर रहा हूँ, उनसे भी बात कर रहा हूँ। जब तक सहाफत की बात की जाए इरफान साहब, मैं समझता हूँ सहाफत को यहाँ जो है हम कलेक्टिवली खराब कर रहे हैं। खासकर मैं अब सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। अब सोशल मीडिया के कैसे अननेसेसरी इश्यूज को हाइप दिया जा रहा है, मतलब अननेसेसरी इश्यूज को एग्जैजरेट किया जा रहा है। हाल ही में यहाँ पे वो जो बॉलीवुड की फॉर्मर एक्ट्रेस वो सन्ना आई और उसका हस्बैंड आया, उनका प्राइवेट अफेयर है, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप न्यूज डालते हो कि वो यहाँ कश्मीर में आए, फिर उनकी हर किसी एक्टिविटी को ट्रैक करना, उसको एग्जैजरेट करना, उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करना और ट्रोल करना, मुझे लगता है ये सहाफत का तकाजा नहीं है। सहाफत का तकाजा ये है हाँ जी वो आगे यहाँ पे कश्मीर की ब्यूटी का वो जो है उसका हाँ वो मजा ले रहे हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो है, यहाँ का जो हमारा एक कल्चर है उसका मजा ले रहे हैं, मगर फिर उनकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करना है। तो मुझे लगता है वी आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और इससे क्या ये व्हाट इज अ कंपल्शन, क्या हम हर किसी माइन्यूट एक्टिविटी को हम ट्रैक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डिबेट कर रहा है। तो जब आप बात करते हो कि एज ए व्यूअर आप क्या लगता है कि सहाफत का जो रुझान है उसका जो ग्राफ है वो किस जानिब जा रहा है? मुझे लग रहा है खास मेन स्ट्रीम मीडिया की तो मैं बात नहीं करूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो अब तक भी फिर भी क्रेडिबिलिटी है, मगर सोशल मीडिया जो है इस पे हम खुद इसको तबाह कर रहे हैं। मतलब इस पे वो मतलब आप हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस की बात करो, डीडीसी इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स उठे हैं, चलो ठीक है उनको इंटरव्यू आपको करना है, मगर जैसे ही आपको लगा कि जो डीडीसी कैंडिडेट है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो जवाब नहीं दे रहा है, वो अपना नाम भी नहीं बता सकता है, अब फिर उसके पीछे दो लॉजिक इन दैट, मतलब वो तो खुद हम कर रहे हैं ना, स्टेज हम खुद खराब कर रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं आपके शाहिद साहब, आपका आपकी एक तवील तारीख है, एक बैकग्राउंड है, तवील बैकग्राउंड, एक बहुत सारे सहाफी जो है उन्होंने आपकी सहाफत को देख के सीखा है। हाँ, आपकी सहाफत को आपको क्या लगता है सर, ये जो आज समाजी वेबसाइट्स पे जो सहाफी निकले हैं, बने हैं,
जो बिल्कुल खुद साख्ता सहाफ़ी निकले हैं, मुझे लगता है वो सहाफ़त के जो उसूल और ज़वाबित हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो आपका कमेंट लेना चाहता हूँ मैं इस हवाले से। देखिए इरफान साहब, अगर सवाल मुझसे है तो मेरे पास इसके कुछ अलग अलग एंगल्स में जवाब है। और जैसा अभी मेरे ये भाई साहब कह रहे थे कि जब हम किसी की प्राइवेसी की बात करते हैं, किसी की जात की बात करते हैं, तो असल बात यह है, कहते हैं कि कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन भेज देंगे। सही मानों में इस कलम को जिसे आपके हाथ में अल्लाह तबारक तआला ने दिया, अल्लाह ने ये उन बेजबानों के लिए आपके हाथ में ताकत दी है कि आप सही मानों में उनकी रहनुमाई करें। क्योंकि जिस मकतब से आप पढ़ के निकलते हैं वहां आपको यह सिखाया जाता है कि असल और गलत में फर्क क्या है, और यही अशरफुल मखलूकात के तकाजे हैं कि हम इन पर चले। मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मेरे घराने का ताल्लुक ही बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि मैं पैदा ही एक सहाफती घराने के अंदर हुआ, और मेरे वालिद साहब रेडियो कश्मीर श्रीनगर में बहुत साल रहे, और बहसत ये कह सकता हूं कि एक सीनियर सहाफी उन्होंने काम किया। उस जमाने में भी वो कहा करते थे कि जब आप किसी की बात करें तो उस बात करते वक्त ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखें कि कहीं खुदा ना करे आप अपनी शोहरत के लिए उनकी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा दें। और हमेशा इस चीज का एहसास रखें कि जब कभी भी आप कोई बात करें तो उस बात के साथ ऑथेंटिकेशन दोनों साइड्स की हो। यानी कि आप सहाफत को, अभी आपने कहा था कि मुमकिनात और मुश्किलात, देखिए मुश्किलात कहां पे आ रही है। क्योंकि मेरे साथ जो इस वक्त राइजिंग कश्मीर के मेरे भाई यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंने खुद देखा कि सच जो है वो बहुत ज्यादा यहां पे कई मर्तबा महंगा भी पड़ता है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो इस वक्त सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, जिनको हम ये कहते हैं कि अब हमारे पास 2 लाख लोग आ गए, 2.5 लाख आ गए। मेरे पेज पे मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त तकरीबन 4.5 लाख के लगभग जो मेरे लाइक करने वाले हैं या मुझे फॉलो करने वाले हैं वो लोग हैं। और जब मैं उसे व्यूअरशिप की नजर से देखता हूं तो आप यकीन करिए कि मुझे उसमें शौकिया लाइक करने वाले सबसे ज्यादा, और दिलचस्पी रखने वाले मुझे लगता है कि 3 या 4% लोग ही मिलते होंगे। वजह सिर्फ यह है कि हमारे कश्मीर में मादनियत के पीछे लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि तहजीबों के कत्ल हो रहे हैं दिन दहाड़े। और जब आप बिल्कुल मजाहिया हो जाते हैं, जब आप बिल्कुल बदजुन हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे हमारी बात सुनने से बिल्कुल इनकारी हो जाते हैं, हमारे स्कूलों के अंदर ड्रग्स पहुंच जाते हैं, और जब असल बात को छुपाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हम लोग किसी भी हद को चले जाते हैं, तो हमारा ही कलम तलवार बनकर हमारी गर्दन पे आ जाता है। तो ऐसे में सहाफत के असूलों पे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जैसे हमारे इन व्यूअर ने कहा, यकीनन मुझे इनकी इंतहाई कदर है कि कम से कम कोई ऐसा तो है जो हमारी हरकत और सकनात को देख के मुझे लगता है कि रोज आखिरत पर कहीं गिरेबा पकड़ के ये ना पूछे कि आपको हमने अपनी ज़बां बना करके इस मादरे वतन के अंदर भेजा था, आपने अपना रोल सही मानों में ईमानदारी से अदा किया या नहीं किया। पैसा वुकत नहीं रखता, बल्कि यहां बात यह है कि हमारे पास जो कौम की अमानत है, क्या हम इसकी रखवाली कर पाए या नहीं। एक पहलू यह है, और दूसरा 2 सेकंड लूंगा, वो ये कि हमारे पास एक सिस्टम ऐसा है जिस सिस्टम के अंदर कहते हैं कि मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ लो दोस्तों, मैं खबर बनकर कभी छपता नहीं अखबार में। हर आदमी के घर तक आप नहीं पहुंचेंगे, लेकिन खुदारा उसके तासुरात उसके चेहरे से पढ़िए। वो आपका अखबार नहीं है, वो मेरा केटीवी उर्दू नहीं है, वो एक आम नागरिक है। उसके दर्द और तकालीफ को देखिए और सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश करिए। भले ही शाम को आपके घर में खाना ना हो, कम से कम जमीर जिंदा होगा, नींद तो जरूर आएगी। बहुत बेहतरीन। तो हमारे साथ गाजी सुहेल खान साहब जुड़े हुए। गाजी साहब, इस्तिसाल के शिकार हो रहे हैं हमारे सहाफ़ी इस वक्त, आपको क्या लगता है कैसे इस्तिसाल इस वक्त उनको हो रहे हैं? हमारे नाज़रीन को आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अहम सवाल किया। सहाफ़ती इदारों की तरफ से या जो सहाफ़ी इस्तिसाल का शिकार है, ज़्यादती का शिकार हैं, जो आम सहाफ़ी हैं,
जो यहाँ के जी। बड़े बड़े सहाफती इदारे हैं या छोटे सहाफती इदारे जो उनके अंदर काम करने वाले सहाफी हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी शिकायत भी हुई और ऐसे वाक़ात भी रोनमा हुए हैं कि वो ज्यादती का शिकार हुए हैं। मिसाल के तौर पर कभी कुछ ऐसा भी होता है कि किसी सहाफती इदारे की इनकम बहुत अच्छी तकड़ी है, अच्छी खासी है, वो अच्छा कमा लेता है, लाखों में कमा लेता है महीनों में, लेकिन जो उसका एक रिपोर्टर होता है, एक सहाफी होता है, उसको एक हकीर सी मामूली सी तनख्वाह पे रखा जाता है जिससे उसका गुजारा भी बराबर नहीं होता, लेकिन उससे ज्यादा वो उसे नहीं देना चाहता, उसकी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए उसकी तनख्वाह नहीं रखी जाती। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वाक़ात हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे सहाफती इदारे जो है 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए तनख्वाह दे, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे सहाफती इदारे भी हैं जिनकी इनकम अच्छी है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे भी ज्यादा बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सहाफियों के साथ ज्यादती के जो शिकार हो रहे हैं, ज्यादती के मुर्तकिब हो रहे हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं, उनकी जरूरियात का ख्याल नहीं रखा जाता। बल्कि ऐसे भी मेरे सामने कुछ वाक़ात हुए हैं जो कि हम भी सहाफत के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे भाई या हम सब, हमारा एक है इनके साथ, सहाफियों के साथ उठना बैठना है। तो एक ऐसे भी वाक़ात हुए हैं कुछ जो सहाफती इदारे हैं जब वो कभी तनख्वाह भी बराबर इनकी नहीं देते, जो उनकी तनख्वाह होती है उसमें भी कटौती करते हैं, उसको भी नहीं देते, जिसकी वजह से इस सहाफी की जिंदगी अजीरन बन जाती है। बल्कि यहाँ तक कुछ ऐसे सहाफती इदारे भी हैं, अगर उनसे आप ये तनख्वाह मांगेंगे तो वो वहां से और बहुत कुछ बता देंगे फिर, क्योंकि वो कभी कभी मेरे साथ भी एक वाक़ा हुआ है, हमारे एक साथी हैं, तो वो भी एक सहाफती इदारे में थे, बहुत बड़ा सहाफती इदारा था, अभी वो उसने तरक्की बहुत अच्छी की थी, तो उसकी तनख्वाह वहां पे थी, उसने उसको निकाल दिया, वहां से निकाल दिया उसको। उसके बाद उसने कहा भाई मेरी बाकी जो तनख्वाह है वो लौटा दे। उसके बाद उसने वापस को कहा कि आप जाइए, आपको क्या करना है, आपकी जो बाकी तनख्वाह है वो मैं नहीं दूंगा, आपको मैंने निकाल दिया, वो मैं नहीं दूंगा। आप देखिए कितना इस्तेसाल का, जुल्म का शिकार हो रहे हैं जो सहाफी हैं सहाफती इदारों की तरफ से। मैं सब सहाफती इदारों का नहीं कह रहा हूँ, ये आप सबको एक ही तराजू में नहीं तोलिएगा, हर एक को अपने अलग अलग नजर से देखने। बहुत सारे ईमानदार सहाफती इदारे बहुत अच्छे हैं जिनमें काम करे मुलाजमीन है, जिसमें सहाफी हैं, बहुत सारों का रोजगार घर चलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने हकीर मफादात की खातिर या अपना अप्रोच, वो बड़े बड़े लोगों के साथ अप्रोच करके जो इनको सताना और इनकी तनख्वाहें, इनकी वो खाना, इनको सताना, तो ये कुछ ठीक नहीं है, ये सहाफत के लिए ठीक नहीं है, ये बड़ा बदनुमा दाग है जिसको मिटाने के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अवेयरनेस लोगों को एजुकेट करना चाहिए इस हवाले से, सहाफती इदारों के साथ इस हवाले से बात गुफ्तगू होनी चाहिए, जो इनकी तंजीमें है सहाफती इदारों की उनके साथ बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है सब सहाफियों को मिलके एक अच्छे से उस हवाले से कोई लाहे अमल अपनाना चाहिए ताकि किसी सहाफी के साथ जुल्म और ज्यादती और इस्तिसाल ना हो। बिल्कुल सही, बड़ी बात कही आपने। हाँ, इरफान साहब हमारे साथ है। इरफान साहब, गाजी सुहेल साहब ने जो इल्ज़ामात इस वक्त या इनने जो मुशाहिदात बयान किए, जो इनके मुशाहिदात हैं जो इन्होंने बयान किए, आप किस हद तक इनसे मुतमिन हैं या इख्तिलाफ है आपका इन मुशाहिदात से? मैंने ये सुना सवाल इनका और उनकी जो एलिगेशन है वो भी सुनी, बट कहीं हद तक ये सच भी है कि कहीं इदारों ने यहाँ जो कोविड जो हुआ था, कोविड-19 का जो ये प्रोसेस वर्ल्ड में हुआ था, और यहाँ के जो मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने अपने जो स्टाफ है वो कम किए, और उसमें जो सहाफियों को फिर उसके बाद जो रह गए सहाफी उनको कटौती की गई की तनख्वाहों में, या जो बाकी जो प्रोसेस है उनमें कटौती की गई। और इसी हवाले से जो बाकी जो मतलब जो जर्नलिस्ट है, जो उनके जो वेज बोर्ड्स होते हैं, जो हमारा ये लेबर डिपार्टमेंट है, उसने उन पे कोई एक्शन नहीं किया अभी तक। जो कहीं सहाफी मेरी नजर में ऐसे बहुत सारे सहाफी है जिनको लिखा गया और अपनी जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे थे और पैंडेमिक के दौरान उनको निकाला गया, जबकि कहा गया था कि वो उनकी तनख्वाहें उनको बहाल रखेंगे, मगर ऐसा हुआ। और दूसरी बात, जो आप एथिक्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया चैनल कोई भी होता है वो अपने शाम को फेसबुक पे जाता है और अपना एक नया चैनल क्रिएट कर, उसमें पहले वो ये कर लेता है कि कोई भी वायरल वीडियो उठा देता है और दूसरे दिन उस चैनल का वो नाम चेंज करके फिर वो एक माइक लेके आता है और इंटरव्यू करने के लिए उस कैंडिडेट के पास जाता है जिसको बात भी करनी नहीं आती है। तो ये और अपने आप को वो जर्नलिस्ट कहता है, जबकि
एथिक्स में ही पूरा बताया कि आप दोनों साइड लिया, जैसे सर ने भी कहा, मैं इनका नाम भूल गया, बट इसने भी पहले बोला कि हमारे दो साइड, हाँ हाँ, साइड हमेशा हमें देखनी चाहिए, एक जो विक्टिम साइड है और दूसरा जिस पे आप एलिगेशंस लगा रहे हैं। मगर अगर आप शाम को अभी लोगों को भी हमसे नफरत हुई है, इतनी नफरत हुई कि मैं अपने आप को जर्नलिस्ट ही कभी नहीं कहता हूँ कि लोग, इतने लोग हमसे डरे हुए हैं और इतना हमने हाँ, लोग हमारे ऊपर इतने एलिगेशन लगाते हैं कि हम बात भी नहीं कर पाते हैं फिर, क्योंकि सोशल मीडिया जो ही आया इसके असली वजूहत थे और जो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, जिसमें हमने देखा कि इस पे बात जल्दी अवाम की बात जल्दी गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है और जो बाकी जो कुछ भी होता है तो जल्दी होता है। मगर इसके नेगेटिव जो है कि विक्टिम का फेस, आप अगर आप कल या परसों एक वीडियो वायरल हुआ था, एक रेप एक्यूजेशन, उसकी जो फोटो है वो बड़े बड़े इदारों ने ऐसे मतलब लगा दी कि आप वो दिखा नहीं सकते डायरेक्टली, वो फोटो आप ब्लर कर सकते हो या तो वो जो भी ऐसे एथिक्स है उनको फॉलो नहीं किया जाता है। और जो भी मुझे लग रहा है कि हमें एक कलेक्टिव कोशिश करनी चाहिए इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, ताकि एक जर्नलिस्ट बॉडी होनी चाहिए जो इस चीज को रेगुलेट करे और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ऐसे अफराद के खिलाफ आवाज उठाए जो एक्सप्लॉयटेशन कर ले। जैसे कोई माइक लेके किसी दुकानदार या किसी मुलाजिम को तंग कर लेता है, किसी दुकानदार को तंग कर ले, अगर आप ये नहीं मुझे दोगे तो मैं ये करूंगा, मैं कंप्लेंट उसके हाथ में दूंगा। तो एक बाज़ाब्ता एक जर्नलिस्टिक एक एक्रीडेशन लिस्ट होना चाहिए जो कि, क्योंकि समाज हम पे भरोसा कर लेता है। हमें अगर कोई भी बंदा डिग्री ना हो, या डिग्री की बात नहीं है, कोई डिग्री के बिना भी होते हैं, वो बात नहीं कर, बट एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इसके पास अगर ये चीजें हैं तो इसको हम दे सकते हैं, या ये चीजें आपको करनी है तभी हम आपको ये चैनल चलाने देंगे। जो निशान दिया इरफान साहब ने फरमाया, जो निशान दिया इरफान साहब ने की, जो उन्होंने फरमाया बिल्कुल सही है। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कुछ खुद साख्ता जर्नलिस्ट निकले हैं जिनको बिल्कुल सहाफती जो बेसिक एथिक्स से जो उसूल हैं, बुनियादी उसूल, उनसे वो उनको पता नहीं, ला इल्म है, ना आशना है उनको। हम लाश का फोटो नहीं दिखा सकते, हम मुल्जिम का फोटो नहीं दिखा सकते। ये तो यहाँ के जर्नलिस्ट तो सीधे फतवा देते हैं, खुद को जुडिशरी भी समझते हैं, खुद को एग्जीक्यूटिव भी समझते हैं, कहीं कहीं तो परेड भी करवाते हैं मुल्जिम की एक जगह। सर एक चीज में भी, ये कन्फ्लिक्ट जिस एरिया में हम रहते हैं ये एक कन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ बहुत मुश्किल है काम करना। आप एक स्टोरी एक साइड में नहीं चला सकते हो, क्योंकि बहुत सारी, मतलब मैंने खुद देखा है, बहुत सारी ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये बड़ा, यहाँ एक जर्नलिस्ट को बड़े एहतियात और एहतराम के साथ काम करना है, ताकि वो लोगों के लिए जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करने में उसको मदद मिल सके, ना कि लोग हम पे ऊपर ब्लेम करें। क्योंकि सोशल मीडिया इतना है कि मेरी न्यूज अगर मैं लिख लेता हूँ, मैं अपनी बात, मैं न्यूज जब फाइल कर लेता हूँ, जब सुबह वो पब्लिश होते हैं, पब्लिश करने से पहले उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर लें और उसको दूसरी बायलाइन देते हैं और मुझे ही भेज देते हैं सुबह कि ऐसा हुआ, जबकि वो स्टोरी खुद ही मैंने की होती है। ये यहाँ का मॉरल एथिक्स है कि आप मैंने ये भी जी यहाँ पर अगर शाहिद बुखारी साहब जैसे बासलाहियत साहिब हुनर सहाफी भी है, तो यहाँ पर ऐसे खुद साख्ता सहाफी भी हैं जो खुद को जुडिशरी भी समझते हैं, खुद को एग्जीक्यूटिव भी समझते हैं, खुद जज भी बन जाते हैं, खुद पुलिस भी बन जाते हैं। हमारे साथ मोहसिन अतीक साहब जुड़े हुए हैं। मोहसिन अतीक साहब, क्योंकि अब सारा कुछ हम तो जर्नलिस्ट पर इनके सर तो नहीं लगा सकते सब कुछ। एक जो कारी जो है, एक व्यूअर जो है, उसकी भी जिम्मेदारी है। आपको क्या लग रहा है, क्या जिम्मेदारी है उसकी? बिल्कुल इरफान साहब, जैसे कि हमारे जो हमारे गेस्ट्स हैं जो बहुत कदावर सहाफी भी है और भी हैं, कलमकार भी है, राइटर भी है। मैं तो एज अ व्यूअर ये मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एज अ व्यूअर, मैं वो बता, मैं मतलब सारा वो क्या कहते हैं पेंडोरा बॉक्स ओपन करके सारा ब्लेम में जर्नलिस्ट को नहीं डालता हूँ, सारा ब्लेम तो नहीं है इसमें, तो हमारा अवाम भी शामिल है, जो कॉमन मासेस है उनका रोल भी है। जब
जब कॉमन मासेस पार्टिसिपेट करेंगे कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म में, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, तब के भी ये बात बनेगी, तब जाके अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तब जाके ये तो ओवरऑल ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक कलेक्टिव विजन है और एक कलेक्टिव मिशन है। मगर मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा, यहाँ हमारे कश्मीर एक नामवर सहाफी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब सोशल मीडिया पे वो अक्सर बेशतर मैं उनका देखता हूँ, वो मतलब न्यूज चैनल चलाते, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कल जाके वो मुझे डिफेमेशन फाइल करे, मगर मैं देखता हूं जब भी वो कोई वीडियो लाते हैं, अगर वो किसी को कॉर्नर करते हैं विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, वो उसको कहते हैं आप गलत हो। हाउ कैन ए जर्नलिस्ट ले ब्लेम concocted malicious and malafide allegations against a person against whom there are charges which are yet to be proved? वो उनको कॉर्नर करता है, इमोशनली चार्ज करता है और एक सीन क्रिएट करता है। That is very undemocratic, that is very unparliamentary, and that is very unacceptable in as far as journalistic ethics is concerned. तो इन चीजों से एक कॉमन मैन जो है, मैं एज ए व्यूअर की बात करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एलिनेट हो चुका हूं उस जर्नलिस्ट से। वो जब भी वो आता है तो वो कॉर्नर कर लेता है। यार भाई, कम से कम पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो, कम से कम पहले तो कुछ दिखाओ, कोई कंक्रीट सबूत तो दिखाओ, इसको इसकी गलती है। आप वन साइडेड नैरेटिव क्रिएट करते हो और इमोशनली चार्ज कर लेते हो व्यूअर्स को। तो मैं एज ए व्यूअर कहता हूं कि मैं चार्ज नहीं होने वाला, मैं देखता हूं कि ये बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में, मैं जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी की बात नहीं, यहाँ शाहिद बुखारी साहब जैसे जर्नलिस्ट भी है, यहाँ बहुत सारे कदावर शख्सियत गुजरे हैं, हमारे शुजात बुखारी साहब गुजरे हैं, या अभी भी हमारे यहाँ साहब इनकी स्टोरीज में पढ़ता हूँ सोशल मीडिया, गाजी खान सुहेल साहब की मैं वो राइट अप्स में पढ़ता हूँ उर्दू में, शाहिद बुखारी साहब को मैं कंटिन्यूअसली ट्रैक करता हूँ। तो एज ए व्यूअर मैं कहता हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट्स वो जैसे वो ना लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज बन रहा है, जैसे उन्हीं को कॉर्नर करना है, उन्हीं को सजा दिलवानी है। भाई आपका काम सिर्फ है लोगों तक बात पहुंचाना। यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू ए विक्टिम और एन एक्यूज्ड, you have to only bring the facts to the front. Why you are acting as a police officer? Why you are acting just like intelligence agency? जो वो as a corner emotionally charge करते हैं, बोलता है जैसे यही पुलिस है। तो यही मेरी खदशात है कि इन चीजों को दूर करने की जरूरत हमें है। शाहिद साहब, हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि हर एक बहस का आखिर पे इख्तिताम होता है, कुछ तजावीज़ होती है। तो मैं आखिर पे आपसे जो इस वक्त सहाफती जो मसाइल हैं, हम इससे निकल सकते हैं, आपकी क्या तजावीज़ हैं इस हवाले से? देखिए, अगर आपका सवाल मुकम्मल हो गया हो तो मेरे पास जवाब भी है और जवाब भी है और मुख्तसर है। वो ये कि अभी मेरे भाई ने जो बात करी, सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि जो सहाफियों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ये मेरे दोस्त जो प्रेस कॉलोनी के अंदर बैठे होते हैं, तो मैं इनसे एक अर्ज करूंगा कि हमारे बहुत सारे जो नई जनरेशन है वो चाहते हैं कि मास काम के अंदर आए, बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर के आए और उसके बाद अपने समाज की कुछ खिदमत करें। लेकिन ये हर कोई जानता है कि एक डिग्री तब तक नामुकम्मल है जब तक वो उसके नफ्स को पालने के लिए एक गुजारा या वसीला ना बन सके। इसलिए वो ये डिग्री के लिए अपनी जवानी के सारे आयाम जो है वो खत्म कर देता है। उसके बाद जब किसी इदारे के अंदर जाता है तो वहां पर सही मानों में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, मानने वाली बात है। दूसरे ये कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एवेन्यूज इतने कम हैं कि अगर यहां सही मानों में कोई इदारा बनने जा रहा है जो कल की तारीख में 10 अच्छे लोगों को, अच्छे बच्चों को अपने साथ चला करके एक नए माशराती रोल में उनको जगह दे सकता है, तो उसको पनपने नहीं दिया जाएगा, उसके पीछे कई एजेंसियां लग जाएंगी। तीसरे जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये सभी मेरे भाई जानते हैं कि प्रेस कॉलोनी में शायद मेरी जिंदगी के कुछ घंटे गुजरे होंगे, मैं दिनों की बात नहीं करूंगा। और आप ये जान के हैरत भी फील करेंगे कि मंजूर अंजम जैसे
सीनियर सहाफी के साथ, फयाज कल्लू साहब जो इनके हैं, मेरे बड़े एक जमाने के बड़े करीबी दोस्त हुआ करते थे, शफात साहब की, जुजात साहब की बात करें, दीगर लोगों की बात करें, तो प्रेस कॉलोनी भी अब एक मेस बना हुआ है। सही मानों में अगर हमने अपने मसलों से बाहर निकलना है, तो जैसे इन्होंने कहा कि बहसत एक विवर जो इन्होंने मॉनिटर किया, और जैसे आपने कहा कि एक एक्रेडिटेशन की जब बात आती है, तो सही मानों में जो इनकी अच्छी कारकर्दगी है, इदारा उनको डायरेक्टली लिखना चाहिए था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कि इस बच्चे ने काफी देर तक हमारे साथ खिदमत अंजाम दी, इसकी एक्रेडिटेशन होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि उसमें भी पिक एंड चूज हो जाता है, और उन बच्चों को वो एक्रेडिटेशन नहीं मिलती जो उसके हकदार होते हैं। अब ये है कि सारे एक्रेडिटेड हूं। देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि जो भी आपके चीफ एडिटर्स होते हैं वो एक्रेडिटेड नहीं होते हैं और ऑटोमेटिकली एक्रेडिटेशन के जुमरे में आ जाते हैं। तो इनको ये सोचना होगा कि मौजूदा दौर में, जब इस वक्त आपका ई दौर है और इस ई दौर में आपके पास दुनिया के किसी भी कोने की खबर आ जाती है, अगर आप बड़ा एहसान नहीं कर सकते तो आप अपने नजरिए को सामने रखिए, यानी कि आप एक एनालिसिस करिए। जर्नलिज्म के बड़े अलग अलग जुमरे हैं, इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अलग है, इसमें जो आपका इदारिया है, जिसको आप एक ये कह सकते हैं कि फाइनल पे जो एडिटर की नजर होती है वो क्या है, वो एक अलग है। व्यूवरशिप आपकी जरूर बढ़ेगी अगर यहां पे एक मेन स्ट्रीम मीडिया की चैनल को आज पूरा भारत कहीं पे सराहता है, तो वजह यह है कि कहीं पर वो जाकर के रुक गया, उसने उड़ान की उतनी ही ठानी जहां तक ऑक्सीजन नजर आ रहा था। जहां से ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाती है, वहां से घुटन शुरू हो जाती है, और उस घुटन की वजह से यहां का सहाफी भी और यहां का व्यूअर भी दोनों मारे जा रहे हैं। अब इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है इरफान भाई, मैं अपने इन व्यूअर के लिए भी कहूंगा, राइजिंग कश्मीर के लिए भी कहूंगा, और अपने मौलवी साहब से भी कहूंगा कि वो इख्तितामी खुतबे के साथ इसको बाद में इख्तिताम पर पहुंचाए। तो ये कि हमारे पास दरअसल सिटीजन जर्नलिज्म का अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल, बेशक एक चैनल मैंने शुरू करी, इस चैनल के अंदर मुझे हजारों मेल आते हैं जिसमें यह लिखा जाता है, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। देखिए क्या है वो, बेशक मुझे उनका बड़ा एहतराम है कि वो इज्जत की नजरों से मुझे कहते हैं, फख्र फील करता हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास अभी 2 ऐड भी नहीं है कि मैं उनकी कम से कम ट्रैवलिंग को किसी जगह जाकर के अफोर्ड कर पाऊं। मेरा भी ये शौक है कि मैं उन्हें एक बाइज्जत जिंदगी के साथ अपनी इस सफ में शामिल करूं, लेकिन जब तक सिटीजन जर्नलिज्म को आप फरोग नहीं देंगे, मेरे जैसे ऐसे व्यूअर को आप किसी जगह प्रमोट नहीं करेंगे, जब ये किसी खबर के बारे में आपको लिखे कि मेरे इलाके में ये बात हुई है और बाद में अपने किसी अच्छे शहरी से उसकी एथेंटिकेशन लेकर के आए, तो आप उसे थोड़ी जगह देखिए, तो आप यकीन करिए कि इस मिट्टी के अंदर इतनी जरखेजियत है कि आपको हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर को नई दिशा की तरफ लेके जाएंगे और किसी को किसी से नाराजगी नहीं होगी। बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल सही बात है। तो उस्ताद ये होता है क्योंकि हम वक्त हुआ चाहता है, हम वक्त की किला दामन भी होती है हमें। गाइस सब 30 सेकंड में अपना फाइनल आर्गुमेंट पेश कीजिए। बस मुझे एक बात कहनी है, शाहिद साहब का भी हुक्म था, तो बस आपसे भी ये अर्ज कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसमें बड़ा वो कंट्राडिक्ट नहीं रहना चाहिए। जो आपने सवाल पहले पूछा था मुझसे, मैंने क्या जवाब दिया, और उसके बाद जब मैंने सहाफी इदारों और सहाफियों की बात की अलग अलग करके, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। देखिए, मेरे मुताबिक, मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, जो जम्मू कश्मीर के सहाफी इदारे हैं ना, सहाफी इदारों से जो यहाँ पे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं वो सहाफियों ने दी हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सहाफी मारे खाता है, जो सहाफी जेल जाता है, जो यहाँ पे ग्राउंड जो रिपोर्ट करता है, जो ग्राउंड पे जाता है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमता फिरता है, उसके बाद उसकी मेहनत और खून पसीने से एक सहाफी इदारा वजूद में आता है, और उसकी जो सहाफी इदारा जो बनता है, जो सहाफी इदारा तरक्की करता है, लेकिन उसके बावजूद भी यही सहाफी जो है दोनों तरफ से इस्तिसाल और जुल्म और ज्यादती का शिकार होता है। यह मैंने पहले सवाल के जवाब में थोड़ा सा ऐड किया। मेरे कहने का मतलब अल-मुख्तसर ये है कि जो यहाँ के सहाफती इदारे वो किसी हद तक वो अपना जो सहाफती जिम्मेदारियां हैं, जो तकाजे सहाफती के, वो पूरे करने में अभी मुझे नहीं लगता है कामयाब कहाँ तक हुए नहीं, मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो यहाँ पे सहाफी हैं वो बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं।
जो यहाँ के वो काम करने वाले सहाफी हैं जो उन इदारों में, वो बड़ी कुर्बानियां देते हैं, उन्होंने बड़े जुल्म और मारे भी खाई हैं, वो जेल भी जा रहे हैं, लेकिन अपना काम कर रहे हैं मेहनत से, लगन से, और अल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो इसका फल खाएंगे, सब्र का फल। और जरूर की इस बात की है जो यहाँ के सहाफती इदारे हैं वो इन सहाफियों का भी ख्याल रखें, इनको भी, इनकी मुश्किलात और मसाइल को भी जाने समझे, ताकि एक माशरा पुरअमन बने और जो सहाफती तकाजे वो पूरे हो जाए। इरफान साहब, जो मेरा पॉइंट लास्ट में है सर, वो ये है कि जो मैंने कुछ एनालिसिस बताई वो मेरी पर्सनल एनालिसिस है एज ए व्यूअर। ये जरूरी नहीं है वो उसको कोई 100% एटेस्टेशन मिल जाए, अलबत्ता वो मेरी पर्सनल वो जो है एक एनालिसिस है, वो मैंने आपके पास और सबके पास रखी है। उसे कोई एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, अलबत्ता वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। हम आपकी राय की कदर करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। थैंक यू। हाँ, वक्त की किल्लत दामनगीर होने के सबब हम प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत अच्छी बेहतरीन बहस हो रही थी, हम चाहते थे कि प्रोग्राम आगे बढ़े, लेकिन वक्त से हम सब बंदे हैं और उसकी कैद में हैं, हम वक्त आगे नहीं बढ़ सकते, प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़े थे, आप थे सईद शाहिद मसूद बुखारी साहब, आप किसी भी तौर के मोहताज नहीं। हमारे साथ गाजी सुहेल खान साहब जुड़े हुए थे, हमारे साथ सईद मोहसिन अतीक साहब जुड़े थे और हमारे साथ इरफान अहमद साहब जुड़े थे। हम तमाम मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं।